हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस न्यू एकेडमी मिस इंडिया साइंस एकेडमी पर। आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन भी करती हूँ। आज का न्यू सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी फर्स्ट वीडियो में आप जान चुके हैं कि हमारे पहला टॉपिक था पुस्तक की अवधारणा, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। अब वो थोड़ा सा आगे जाके उस टॉपिक को पूरा करने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक होगा जो पुस्तक की अवधारणा की जो टॉपिक चल रहा था उसको हम आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ाते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक की बारी का इंतज़ार करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि पुस्तकालय जो विज्ञान है, ठीक है, पुस्तकालय जो विज्ञान है वो सबसे पहले 1808 में जर्मनी के एक मार्टिन शेती नगर में की थी। उसके बाद दूसरी बताई गई है इसमें लाइब्रेरी इकोनॉमी, जो 1876 में मेलविन ड्यू द्वारा की गई थी। और चौथे नंबर पर है भारत में पुस्तकालय विज्ञान, जो हमारे भारत के थे, है ना, जो हमारे कहाँ के थे, जो भारत के थे। यानी बाकी जो सारे थे वो कहाँ से थे, वो अंग्रेज़ थे। लेकिन जो हमारे भारत के पुस्तकालय जो विज्ञान के जो पहले थे वो कौन थे, SR डॉक्टर रंगनाथ थे, जिन्होंने 1928 में पुस्तकालय विज्ञान का अधिवेशन यानी प्रारंभ किया। तो आज हम पढ़ेंगे नॉलेज क्या होता है। आप सबको पता होगा नॉलेज हम कहाँ से लेते हैं। हम स्कूल से भी, बचपन से स्कूल से हम लेते आए नॉलेज, यानी ज्ञान। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, यानी हम ज्ञान कहाँ से प्राप्त करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, और पुस्तक होती है वो हमारे लिए कैसे है, ठीक है। तो हम आज उसके बारे में, नॉलेज के बारे में, नॉलेज की थोड़ी सी डेफिनेशन को हम समझेंगे। और मैं आपकी पूरी तरह से इस वीडियो में आपकी मदद करना चाहूँगी। जो मेरे इस वीडियो को देख रहा है वो ध्यान से सुन। तो हम आगे चलते हैं। नॉलेज क्या है कि जो मानवीय विचार, यानी मानव के द्वारा जो विचार होते हैं उसका समग्र रूप ही ज्ञान होता है। उसका जो मतलब सारा जो मिश्रित जो रूप होता है, ये जो मानव के विचारों का जो मिश्रित रूप होता है उसी को क्या कहते हैं, हम ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, हम ज्ञान कहते हैं। तो हमारे जो डॉक्टर रंगनाथ जी थे, उन्होंने ज्ञान के विचारों की समग्रता और सभ्यता की संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा के लिए एक रूप में परिभाषित उसको किया कि वह परिभाषा क्या उन्होंने दी थी, वह एक दूसरे के सर्वोच्च पूरक है। ज्ञान और मानव ये दोनों क्या है, एक दूसरे के संपूर्ण सर्वोच्च पूरक है, जो दोनों ओर का एक अटूट संबंध रखते हैं। और अर्थात जगत का वह भाग जो मनुष्यों को ज्ञान और क्या कहलाता है, जो मनुष्य को ज्ञान देता है, ज्ञान प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान जगत कहते हैं। ये किसने कहा था, डॉक्टर रंगनाथ जी ने कहा था। अब हम ज्ञान की उपलब्धता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे ज्ञान के बारे में, यानी उपलब्धता के आधार पर ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 टाइप्स के होते हैं नॉलेज। कौन से, व्यक्तिगत, सामाजिक और अर्ध सामाजिक। व्यक्तिगत यानी अपन पर्सनल नॉलेज, क्या होता है, पर्सनल खुद का ज्ञान। सामाजिक यानी सोशलॉजी यानी समाज के बारे में। और अर्ध सामाजिक यानी कुछ ही लोगों ने उनकी उस मतलब ऐसे लोग जो, यानी कुछ ही उन ऐसे लोगों के बीच में ऐसा ज्ञान जो कुछ ही लोगों के मस्तिष्क में होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि नॉलेज क्या है, नॉलेज की डेफिनेशन क्या है और नॉलेज कितने प्रकार के, ये पढ़ा हमने। तब अब आगे पढ़ते हैं कि नॉलेज जो व्यक्तिगत यानी जो व्यक्ति ज्ञान है, यानी पर्सनल नॉलेज है, सोशल नॉलेज है और
अर्ध सामाजिक ज्ञान जिसे हम कहते हैं, तो वो अगर उन तीनों की हम डेफिनेशन को समझना जाए तो हम उसमें मतलब ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी और मेरी इस वीडियो मदद मिलेगी। इसमें पहला जो बताया गया है वो व्यक्तिगत ज्ञान होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके वो व्यक्ति जो विशेष मस्तिष्क में उपलब्ध ज्ञान को निजी यानी खुद के लिए वो इस्तेमाल करता है, यानी खुद के लिए वो ज्ञान उसका ज़रूरी है, उसको बोलते हैं, मतलब ऐसे ज्ञान को बोलते हैं व्यक्तिगत ज्ञान। अब हम आते हैं दूसरी डेफिनेशन पर। दूसरी डेफिनेशन ये है कि सामाजिक ज्ञान जो हमने सुना है, सामाजिक ज्ञान है सोशल नॉलेज। आप सबको पता हो कि सोशल नॉलेज क्या होता है ना, जो समाज के बारे में जो कार्य वगैरह करते हैं उनका क्या अनुभव होगा, वो सोशल नॉलेज कहलाता है ना। तो हम आगे सोशल नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सोशल नॉलेज क्या है? यह समान रूप से समाज के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होता है। ये क्या होता है? सभी जो समाज में जो सभी लोग रहते हैं उन सभी सदस्यों के लिए वो क्या कहता है? उपस्थित रहता है, यानी उपलब्ध रहता है उनके लिए। और यह ज्ञान ग्रंथों यानी अपन अलग अलग, आपने सबने सुना होगा कि हम गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, गवर्नमेंट पुस्तकालय, उसमें बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी होगी, आपने देखी होगी, रखी होगी ना। उसमें कुछ ग्रंथ भी है, कुछ ग्रंथ भी शामिल है, जैसे हम देखते हैं महाभारत है, रामायण है, कुछ वैज्ञानिकों के बारे में कुछ ग्रंथ लिखी हुई है। तो ऐसी बहुत सारी ग्रंथें हैं, पुस्तक है जो सार्वजनिक ज्ञान देती है, सार्वजनिक ज्ञान हमको प्रदान करती है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे अर्ध सामाजिक ज्ञान, ठीक है। अब अभिलेख जो ऐसा ज्ञान जो अभिलेखित ज्ञान का उपयोग हम कुछ ही लोगों तक सीमित होता है, वो मतलब ऐसा ज्ञान होता है जो कुछ ही लोग उस ज्ञान को लोगों तक सीमित है, यानी मतलब सभी लोग, समाज के सभी लोगों के पास उस ज्ञान को, यानी उस ज्ञान की जो अपॉर्चुनिटी है उसको सहायता वगैरह उसमें नहीं मिलती है, और वो ऐसा ज्ञान है जो कुछ ही लोगों के पास होता है, उसे बोलते हैं अर्ध सामाजिक ज्ञान। उसे क्या बोलते हैं हम? अर्ध सामाजिक ज्ञान। अब हमने उपलब्धता के आधार पर ज्ञान तो पढ़ लिया कि कितने प्रकार के होते हैं। 3 आप सबने देखे होंगे और पढ़े होंगे, ज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक और अर्ध सामाजिक ज्ञान। तो अब हम पढ़ते हैं ज्ञान की प्रकृति के आधार पर। दूसरा हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हमारा नया जो टॉपिक है उसमें ये बताया गया कि ज्ञान की प्रकृति के आधार पर भी ज्ञान कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के बताए गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला बताया गया है बुद्धि संगत, तीसरा बताया गया है अंतर्दर्शी ज्ञान, और तीसरा बताया है आप सबको माफ़ी चाहती हूँ, मैं वापस फिर से रिपीट करती हूँ उस बात को। पहला जो ज्ञान बताया गया है, ज्ञान की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ये तो आप सबको पता है। तो 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें पहला जो बताया गया है ज्ञान है वो है बुद्धि संगत ज्ञान, ठीक है। दूसरा है अंतर्दर्शी ज्ञान और तीसरा है वैज्ञानिक ज्ञान। तो इन तीनों के बारे में हम बताते हैं कि ये जो ज्ञान है वो किस पे है? प्रकृति के आधार पर निर्भर है। किस में है? प्रकृति के आधार पर निर्भर है। तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें बुद्धि संगत ज्ञान। तो बुद्धि संगत ज्ञान, इस ज्ञान को अनुभूतिक मूलक यानी प्रायोगिक मिश्रित या सकारात्मक ज्ञान भी इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? एक बार वापस पढ़ते हैं। इस ज्ञान को अनुभूतिक मूलक, प्रायोगिक, मिश्रित और सकारात्मक यानी पॉजिटिव, सकारात्मक क्या होता है? यानी पॉजिटिव, ठीक है, ज्ञान भी उसको कहा जाता है। यानी ऐसा ज्ञान
जो विज्ञान के क्षेत्र में सैद्धांतिक ज्ञान के रूप में एवं अन्य विषयों के क्षेत्र में दर्शनशास्त्र के रूप में विकसित होता है। यानी अपने खुद के लिए जो अपने पॉजिटिव हम जैसे सोचते हैं कि बुद्धि संगत ज्ञान ऐसा होता है कि हम जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाती हूँ, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ पाएगा। पहला उदाहरण ये है कि जैसे हम कुछ बातें बोल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं उस बात को नेगेटिव तरीके से लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो जो बुद्धि संगत ज्ञान होता है, इसमें ये होता है कि सबका जो मस्तिष्क है वो अलग अलग तरीके से काम करता है। सब एक जैसे सोचते नहीं है, सबकी एक जैसी सोच थोड़ी होती है, आप सबको पता होगा, एक जैसी सोच होती नहीं है ना। तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि जो बुद्धि संगत ज्ञान होता है वो विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान का क्षेत्र यानी विज्ञान की तरक्कियों के बारे में आप सबका सुना होगा कि बहुत सारे भारत के ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे नए आविष्कार किए और नई नई तकनीकों की खोज की थी। तो वो क्या कहीं बाहर से थोड़ी आए थे? क्या आए थे? वो कभी बाहर से नहीं आए ना। तो वो उनका मस्तिष्क ऐसे, उनकी बुद्धि संगति ऐसी थी कि उनको वो हमेशा क्या सोचते थे? पॉजिटिव सोचते थे। यदि किसी काम को करना है, यानी हमको पढ़ना है, यानी पढ़ाई करनी है, तो हमको अपनी एनर्जी को फुल रखकर, अपनी एनर्जी को बचाकर पॉजिटिव रहना होगा कि हाँ हमको पढ़ना है और हमें एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है ना। तो यही तो चाहते हैं सब। तो आप सबको मेरी बात से पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब दूसरी बात ये है कि दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, वो है अंतर्दर्शी ज्ञान। यानी बुद्धि संगत ज्ञान को विकसित होकर वह एक अंतर्दर्शी ज्ञान में परिपूर्ण हो जाता है और वह एक सर्वोच्च श्रेणी में सर्वोच्च श्रेणी में हिस्सा ले लेता है और वह चुनौतियों से नहीं, उसके जैसी उसको चुनौती कभी नहीं दी जा सकती। ऐसे ज्ञान को अंतर्दर्शी ज्ञान कहा जाता है। आप सबको ये सेकंड पॉइंट अच्छे से समझ में आया या वापस एक बार रिपीट करूं? ठीक है बच्चों, एक बार और रिपीट करती हूँ, आप सब ध्यान से सुनिए। बुद्धि संगत ज्ञान है ना, हमने बुद्धि संगत ज्ञान के बारे में पढ़ा तो है आगे, है ना, मैंने अभी बताया था मैंने आगे। तो इस ज्ञान में ये होता है कि जो बुद्धि संगत ज्ञान है, ठीक है, वो एक नए रूप में यानी उसको विकसित करके, यानी अपनी सोच को पॉजिटिव करके नए कार्य को शुरू करने के लिए और थोड़ा सा और आगे सोचेंगे उस बारे में, तो हम इतना आगे तक उस सोच को लेके जाएंगे कि फिर आगे और कोई चुनौती देने वाला कोई हमें नहीं होगा। बस इस अंतर्दर्शी ज्ञान का मतलब यही है। तो अच्छे से समझ में आया सबको? ठीक है बच्चों, अब हम जाते हैं हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि व्यक्तिगत ज्ञान क्या होता है। सबने सुना होगा, वैज्ञानिक ज्ञान भी, व्यक्तिगत ज्ञान सुना, अंतर्दर्शी ज्ञान सुना, सारे प्रकृति के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर सुना है। तो अब तीसरा पॉइंट आता है वैज्ञानिक ज्ञान, है ना। तो अब वैज्ञानिक ज्ञान के लिए तैयार रहिए। वैज्ञानिक ज्ञान वो है जब अंतर्दर्शी ज्ञान को सिद्धांतों के आधार पर परिभाषित कर उसको संगठित किया जाता है, तब वह ज्ञान व्यक्तिगत यानी वैज्ञानिक ज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी ऐसा ज्ञान, यानी अपने कोई आपको मैं उदाहरण देकर जरूर बहुत अच्छे से समझाऊंगी, समझ में आएगा आपको।
तो पहले अपन इस डेफिनेशन को समझे। वैज्ञानिक ज्ञान ये है कि जब हम अंतर्दर्शी जो ज्ञान है ना, जो हम कि मैंने ये बताया था, पहले मैंने बताया था कि जो काम अपन को करना है, जो काम अपन को करना है यानी हमको करना है, तो वो काम हम पॉजिटिव यानी सकारात्मक की भावना से वो करेंगे। कैसी भावना से? सकारात्मक की भावना से करेंगे और आगे तक लेके जाएंगे। और हम जब बड़े लेवल पर यानी बड़ी तकनीक की सहायता से और ऊपर तक जाएंगे, तो वह ज्ञान हम लोगों के सामने आएगा। वो ज्ञान क्या आएगा? लोगों के सामने आएगा। और जब वो लोगों के सामने आएगा तो उसी ज्ञान को सिद्धांतों के आधार पर उनको क्या कहते हैं? परिभाषित करते हैं और उनको संगठित किया जाता है। क्या किया जाता है? सिद्धांतों के आधार पर उनको परिभाषित कर उनको संगठित किया जाता है। ऐसे ज्ञान को वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आया। अब हम टॉपिक, बस ये 2 लाइन, एक और पॉइंट बचा है तो हम कंप्लीट कर देते हैं। विज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। कौन सा है? विज्ञान की सर्वमान्य परिभाषा है वही ज्ञान का एक व्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है ना। यानी विज्ञान की जो सर्वमान्य जो परिभाषा है, यानी जो सभी लोग जो मानते हैं, ऐसी परिभाषा जो सभी लोग मानते हैं और उस ज्ञान को व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, व्यवस्थित रूप से उसका अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं विज्ञान। उसको क्या बोलते हैं? हम विज्ञान बोलते हैं। वैज्ञानिक की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ये हम आगे के हमारे न्यू सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। आप सबका स्वागत, बहुत तहे दिल से आप सबका स्वागत और आभार करती हूँ कि आपने मेरी इस वीडियो में सहायता की और भाग लिया, तो उसका बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। आप सबको फिर से एक बार बोलती हूँ, तो आप सबका बहुत बहुत आभार है और धन्यवाद है। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमारे इस मिस इंडिया साइंस एकेडमी में आप सबका आभार है।